नमस्कार। नमस्कार। आज फिर मैं आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हिंदी भाषा उद्भव विकास और स्वरूप। है ना? हिंदी भाषा उद्भव विकास और स्वरूप। इसको मैंने लिया है डॉक्टर नगेंद्र की बुक से। डॉक्टर नगेंद्र की किताब है यह, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। है ना? चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। धीरे धीरे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक हम लोग जाएंगे, लेकिन थोड़ा धीमे रफ्तार में जाएंगे, ताकि थोड़ा अच्छे से मैं उसको पढ़ा सकूं और आप भी अच्छे से पढ़ सको। तो हिंदी भाषा उद्भव विकास और स्वरूप, जिससे कि हमारे हर एक हिंदी भाषी एग्ज़ाम में इससे भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव विकास और स्वरूप क्या है, कहाँ से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, इसका विकास किस क्रम में हुआ और इसका स्वरूप क्या है। चलिए देखते हैं। हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट दैशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप क्या है? संस्कृत। देखिए, मैंने हाईलाइट भी करके रखा है। हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट दैशिक और कालिक रूप का नाम है ना? हिंदी भाषा की बात हो रही है कि जिस भाषा धारा के विशिष्ट दैशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप, यानी हिंदी का प्राचीनतम रूप क्या है? संस्कृत। संस्कृत का काल मोटे रूप से कब माना गया है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। है ना? इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। देखिए, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक जो हमारे बोलचाल की भाषा थी, वो संस्कृत ही थी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप संस्कृत वाङ्मय में प्रयुक्त हुआ। उस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप, यानी कि जो मानक रूप थे, जिसको शिष्ट भाषा कहा गया है, वही संस्कृत वाङ्मय में प्रयुक्त हुआ। संस्कृत भाषा के भी दो रूप मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत भाषा के दो रूप मिलते हैं। एक भाषा वैदिक संस्कृत, जिसमें वैदिक वाङ्मय की रचना हुई है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करते जाना है। एक भाषा वैदिक संस्कृत, जिसमें वैदिक वाङ्मय की रचना हुई है। तो वैदिक वाङ्मय की रचना किस भाषा में हुई है? तो वैदिक संस्कृत में। ठीक है। और दूसरी लौकिक या क्लासिकल संस्कृत। दूसरी क्या है? लौकिक या क्लासिकल संस्कृत, जिसमें वाल्मीकि, व्यास, भास, अश्वघोष, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं हैं। ध्यान देने वाली बात है कि वाल्मीकि, व्यास, भास, अश्वघोष, कालिदास, माघ इत्यादि की जो रचनाएं हैं, वो क्लासिकल या लौकिक संस्कृत में है। इस संस्कृत काल के अंत तक इस काल के अंत तक मानक या परिनिष्ठित भाषा तो एक थी, किंतु 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो चली थी, जिन्हें पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी तथा पूर्वी नाम से अभिहित किया जा सकता है, यानी कि जाना जा सकता है। वो 3 कौन कौन से विकसित बोलियां हैं? पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी तथा पूर्वी नाम रखा गया है। देखिए, अब आगे देखेंगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ में कि संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद प्रवृत्तितः काफ़ी बदल गई, जिसे पाली की संज्ञा दी गई। हाँ, देखिएगा, अब संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद क्या हो गया? काफ़ी बदल गई, जिसको क्या नाम दिया गया? तो पाली नाम दिया गया। इसका काल क्या है? पाली का क्या है समय? 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक। ध्यान देना है कि पाली की जो काल है, समय है, वो 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली ईस्वी तक माना गया है। बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप मिलता है, वह बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप था। है ना? बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप मिलता है, वह इस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप था। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई थी। कौन से काल में?
वही बौद्ध काल में, है ना, जो बौद्ध काल के समय ग्रंथों में पाली का जो रूप मिला था, उस समय बोलियों की संख्या 4 हो गई थी। पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी, ये चारों इम्पोर्टेंट हैं। पहली ईस्वी तक आते आते वह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का इसका स्वरूप प्राकृत नाम से विहित किया गया। अब देखिए कैसे कैसे आ रहा है। सबसे पहले आया संस्कृत, है ना, इस सीक्वेंस को भी ध्यान में रखना है, फिर पाली और फिर प्राकृत। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां कई थी, जिनमें मुख्य कौन कौन से थे, तो सौरसेनी, पैसाची, ब्राचर, महाराष्ट्र, मागधी और अर्धमागधी प्रमुख थी। आगे देखते हैं। प्राकृतों से विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास कौन सी भाषा से हुई, तो प्राकृत से। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आज के प्राप्त अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी दो ही भाषा रूप मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आज के प्राप्त अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी दो ही भाषा रूप मिलते हैं, किंतु प्राकृत के मुख्यतः 5 क्षेत्रीय रूपों तथा आज की 9, कौन से हैं 9, लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, 8 भाषाओं के बीच की अपभ्रंश रूप में प्राप्त कड़ी के क्षेत्रीय रूपों की संख्या 6 और 10 के बीच में ही होगी, इससे कम नहीं हो सकती, है ना। इससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अपभ्रंश के सभी क्षेत्रीय रूपों का अपभ्रंश साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ है। यदि विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंशों को किसी अन्य नाम के अभाव में प्राकृत नामों से ही अभिहित करें, तो आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जा सकता है। जिस प्रकार, तो ध्यान दीजिएगा, इधर हमारे अपभ्रंश है और इधर आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं हैं। जिस अपभ्रंश से जो निकला है उसका नाम दिया हुआ है। जैसे सौरसेनी अपभ्रंश है ना, तो सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी आधुनिक भाषाएं निकली और कौन से उपभाषाएं हैं, तो सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, है ना। ध्यान देना है कि सौरसेनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती भाषाएं आ जाती। अब पैसाची में लहंदा और पंजाबी, पैसाची में लहंदा और पंजाबी, ब्राचर सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी, मागधी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, ये मागधी अपभ्रंश से निकले हुए भाषा हैं। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, है ना। अब देखिए, उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी, कैसे कैसे इसका सीक्वेंस है कि अपभ्रंश के सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। ठीक है, ऊपर का जो हमारा विवरण है उससे स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि हिंदी प्रदेश उपभाषाएं तथा बोलियां, कि हमारे हिंदी प्रदेश क्षेत्र कौन कौन से हैं, वहाँ की उपभाषाएं क्या हैं तथा बोलियां क्या क्या हैं। तो हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार है। ये हिंदी भाषी क्षेत्र कहे जाते हैं, जिसे हिंदी प्रदेश भी कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिनके अंतर्गत मुख्यतः 10 बोलियां हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप PDF को जूम करके लिख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ऐसे ही टेबल आप भी बना लीजिएगा। इधर भाषा है हिंदी, उसकी उपभाषाएं कि कौन कौन से हैं, 5 उपभाषाएं हैं इनकी। पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं, तो पहला नंबर में खड़ी बोली या कौरबी, है ना, खड़ी बोली को हम लोग कौरबी नाम से भी जानते हैं। दूसरा ब्रजभाषा और तीसरा हरियाणवी, चौथा बुंदेली और 5वां कन्नौजी। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये सब सारी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी हमारी उपभाषाएं हैं, है ना। हमारा भाषा हिंदी है और उसकी उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी में उन बोलियां हो गई ये सब 5।
अब दूसरा नंबर है हमारा उपभाषाएं। भाषा तो उसका हिंदी ही है, दूसरा में भी भाषा हिंदी और उपभाषाएं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन से आ जाएंगे? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, है ना। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरे उपभाषाएं राजस्थानी। राजस्थानी में कौन कौन से हैं? पश्चिमी राजस्थानी, जिसको मारवाड़ी के नाम से जानते हैं। दूसरी पूर्वी राजस्थानी, जिसको जयपुरी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा नंबर है उत्तरी राजस्थानी, जिसको मेवाती के नाम से जानते हैं। और दक्षिण राजस्थानी, जिसको मालवी के नाम से जानते हैं ना। तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिण राजस्थानी, इन्हीं का उपनाम है। चौथा नंबर देखते हैं पहाड़ी। पहाड़ी की बोलियां कौन कौन सी हैं? तो पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, जिसको हम लोग कुमाऊनी और गढ़वाली के नाम से जानते हैं। पांचवा नंबर हमारा है बिहारी, है ना। बिहारी में कौन कौन सी भाषाएं आ जाएंगी, बोलियां आ जाएंगी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। चलिए, आज हम लोगों ने इतना देखा कि हमारा हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और स्वरूप क्या क्या है, कैसे उसका उद्भव हुआ, कैसे विकास का क्रम है और क्या स्वरूप है। और फिर हम लोगों ने देखा कि हिंदी प्रदेश उपभाषाएं तथा बोलियां, है ना, कि हिंदी प्रदेश क्षेत्र कौन कौन से हैं, उपभाषाएं क्या हैं उनकी, तथा उनके बोलियां कौन कौन से हैं। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट इसी टॉपिक पे कुछ MCQ करेंगे, ठीक है। इसी टॉपिक पे हम लोग कुछ MCQ करेंगे।